अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वो लोग जो कि यूरोपीय यूनियन से यूके जा चुके हैं, उनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है। अब उनके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो वो नेशनलिटी किस तरह दिलवा सकते हैं, स्पेन की नेशनलिटी हो या किसी और यूरोप के मुल्क की नेशनलिटी, क्योंकि उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, अभी तक उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं आई। तो उसका क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने वक्तन इस पे राय मांगी है और इसका तरीकाकार समझने के लिए कमेंट किए हैं। इसके बाद अमेरिका का ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम जो है वो अब क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ममालिक इसमें है, उसकी मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। उसके बाद बस, एम्बुलेंस और ट्रक के लिए जो काप का लाइसेंस करना होता है उसमें हुकूमत ने एक बड़ी पेशरफ्त दिखाई है और कहा है कि वो हम फ्री ऑफ कास्ट आपको करवा सकते हैं। इस पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि अगर आपकी रेजिडेंसी रिजेक्ट होती है और दोबारा रेजिडेंसी लेते लेते बीच में गैप आ जाता है, साल, 1.5 साल का, 6 महीने का, जितना भी आपका गैप आता है, तो कल को जब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा, क्या वो गैप काउंट होगा, नहीं होगा, इस पे मैं बात करूंगा। आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मुख्तलिफ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने नेशनलिटी ली है और कुछ ने नहीं ली। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में तफसील के साथ। दोस्तों, आप लोगों के तमाम कमेंट के आंसर मैं किसी न किसी सूरत में कोशिश करता हूँ दूँ, जिनके मुख्तसर जवाब होते हैं वहीं पे दे देता हूँ। कुछ को आपको मालूम है कि जो दूसरा चैनल मैंने आपके कमेंट्स के आंसर पे बनाया वहाँ पे दे देता हूँ, और कुछ को मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोस होती हैं वहाँ पे कवर कर लेता हूँ। जैसे आज है जो पहला क्वेश्चन है वो भी मैंने मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट किए, उनका कवर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो आखिरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी कमेंट काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के आए तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा आप सब्र किया करें। अगर मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं तो तमाम को इन्फॉर्मेशन और आंसर देना यकमुश्त पॉसिबल नहीं है। तो प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के यहाँ अगर इंग्लैंड में बच्चा पैदा हो जाता है तो उनके पास तो यूरोपियन नेशनलिटी होती है और यूके का लॉ है कि जब तक आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं है तो आप बच्चे को आगे नहीं दिलवा सकते। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, तो इस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अपनी सिचुएशन सोच लिया करें कि जब आप पाकिस्तान से आए थे या इंडिया से आए थे, तो जब आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जहाँ पे आए थे जिसकी आपके पास नेशनलिटी है, तो उस वक्त आपके यहाँ वहाँ पे अगर बच्चा पैदा होता और उस मुल्क की आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होता, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा स्पेन की, तो यहाँ पे आपके पास अगर रेजिडेंसी कार्ड है और आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आपके बच्चे को क्या मिलता है, रेजिडेंसी कार्ड ही मिलता है। ये नहीं मुमकिन कि डायरेक्ट नेशनलिटी मिले, लेकिन आपने अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी उसको दिलवानी होती है, क्योंकि आप उसके नेशनल हैं तो आप अपने बच्चों को भी उस मुल्क के नेशनल करवा सकते हैं। तो उसका क्या तरीकाकार होता है, ये तो तरीकाकार नहीं होता कि आप अपने बच्चे को लेते हैं और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं या इंडिया चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनको नेशनलिटी दिलवाते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होता और ना ही ऐसा है। बाई लॉ यही है कि जिस मुल्क में कि आपके पास नेशनलिटी है उस मुल्क की कौंसलेट या एम्बेसी से आपने रब्ता करना होता है, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होती है जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड है। तो उसकी बेस पे वहाँ पे इंदराज हो जाता है, वहाँ पे आपको वो एम्बेसी जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की मजाज है थ्रू रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड, कि आपका एक गैर मुल्की जो स्पेनिश है जो किसी और गैर मुल्क में रहता है वहाँ पे उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ जो कि ऑफकोर्स स्पेनिश है, तो उसकी बेस पे आपकी नेशनलिटी की बेस पे आपके बच्चे को भी वहाँ पे तमाम प्रोसेस मिल जाता है। तो यही आपने करना है। आपने जो स्पेनिश एम्बेसी लंदन में है उसके साथ रब्ता करें, वो आपको तमाम प्रोसीजर समझा देंगे। आपने वहाँ पे इंदराज करवाना है, वहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वहीं पे आपके बच्चे को जो है वो आगे नेशनलिटी का प्रोसेस तमाम हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को लेके स्पेन आएँ। तो यही तरीकाकार है, इसी तरीके के मुताबिक आपने वहाँ पे तमाम प्रोसीजर करना है। इसी तरह जो लोग यूएसए में है, इसी तरह जो लोग कनाडा में हैं, इवन जो किसी यूरोप के दूसरे ममालिक में भी है वहाँ पे भी उनका यही सारा प्रोसीजर होगा। अब उन पर डिपेंड करता है कि जिस मुल्क में वो रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को आगे लेके वो चलते हैं, कल को यहाँ के वो स्पेन की नेशनलिटी ही अपने पास रखते हैं।
अब बात करते हैं अमेरिका की ग्रीन कार्ड लॉटरी की। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो हर साल अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करता है कि मेरे मुल्क में कितने गैर मुल्की हैं और किस मुल्क की कितने लोग आबाद हैं। इसमें आपको मालूम है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश काफ़ी बड़ी तादाद में अमेरिका में जो है वो रहायश पजीर है, वहाँ पे रहते हैं। इस वजह से उनको लॉटरी से काफ़ी अर्सा पहले निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। इस वजह से उनको अब लॉटरी स्कीम में नहीं रखा गया। अब आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, लेकिन आप लॉटरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ यूरोपियन नेशनल आप कर सकते हैं। तकरीबन तमाम यूरोपीय मुमालिक जो है इस लॉटरी सिस्टम में मौजूद हैं, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए में आबाद नहीं हैं। इस वजह से अगर आप अमेरिका की लॉटरी एज अ यूरोपियन सिटीज़न यानी कि नेशनलिटी होल्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त ओपन की हुई है। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए अगर वो आपकी लॉटरी निकल आती है तो आप डायरेक्ट जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाएंगे यूएसए के, और उसके बाद आप वहाँ की नेशनलिटी ले सकेंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूएसए में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं लॉटरी के ज़रिए। तो नीचे जो लिंक मैं आपको दूंगा, लिंक नंबर 1, उसको आप क्लिक करके वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ममालिक एलिजिबल हैं अमेरिका के ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए और कौन कौन से ममालिक एलिजिबल नहीं हैं। ये याद रखें कि स्पेन जो है वो एलिजिबल है, इसके साथ साथ बाकी तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो एलिजिबल है। चंद एक ममालिक जो शेंजन स्टेट में नहीं है वो भी एलिजिबल है। शेंजन स्टेट तकरीबन तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो इस लॉटरी के लिए एलिजिबल हैं। आपने ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन देनी है, और जब लॉटरी में की कुरानंदाजी होगी, अगर आप खुश नसीब हुए तो आपका नाम उसमें आ जाएगा और आपको वो लॉटरी मिल जाएगी कि आप वहाँ पे अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं थ्रू ग्रीन कार्ड सिस्टम यूएसए में। अब बात करते हैं दोस्तों बसेस, एम्बुलेंस और ट्रक का काप लाइसेंस का। काप क्या है? काप ये है कि जब आपने एम्बुलेंस का, बस का, ट्रक का अगर लाइसेंस करना है स्पेन में तो आपको पहले काप करना पड़ेगा। काप एक तरह के 2-3 शोबों पे मुश्तमिल एक लाइसेंस होता है, जिसमें आपकी सूरीदाद, मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन, जिस गाड़ी में भी आप चलाते हैं, और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो उस माहौल को किस तरह आपने सेफ़ रखना है और किस तरह से आपने प्रोटेक्शन देनी है, उससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा बड़ी बुराई मैं कहूँगा ये है कि अगर आप पासिंग मार्क ले लेते हैं, अगर आप पास एक पॉइंट लेते हैं पास होने में, तो अगला अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका हाफ पॉइंट काट दिया जाता है कि आपने वो गलत क्यों किया। इस वजह से काप एग्ज़ाम में ये मुनफरिद है कि वही आंसर को क्लिक करें जिस पे आपको 100% यकीन हो कि ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पॉइंट मिलने की बजाय आपके पॉइंट कट जाएंगे। तो इस तरह की थ्योरी पे ये काप का एग्ज़ाम बनता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक है। इसकी तैयारी के लिए जो लोग हैं जो करना चाहते हैं बस का, एम्बुलेंस का, ट्रक का लाइसेंस स्पेन में, तो वो काफ़ी अरसे तक इसकी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट तरीन एग्ज़ाम में से है। उसके साथ साथ इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तैयारी का सोचा ही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आपको मालूम है स्पेशली स्पेन और यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए इस तरह की स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं। नीचे मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ जो कि लिंक नंबर 2 होगा, वहाँ पे तमाम डिटेल मौजूद होगी, कौन कौन से सूबों में करवा रहे हैं काप और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, या इनम के अंडर हो रहा है, इसके साथ साथ जो मुतलका कम्युनिदादेज हैं उनके ज़रिए हो रहा है, और एजेंटा मिनतोज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप काप का लाइसेंस करना चाहते हैं, फ्यूचर में बस ड्राइवर बनना चाहते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहते हैं या ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं स्पेन में, तो लाजमी तौर पर आपको ये काप का अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी रेजिडेंसी हो जाती है रिजेक्ट और आपको 6 महीने साल लग जाते हैं उसको दोबारा से लेने में, केस करने में या दोबारा रेगो लेने में, जैसे तैसे करके आप दोबारा लीगल हो जाते हैं। अब वो जो गैप आया है, जो बीच में आप इलीगल हुए हैं 6 महीने साल, उस गैप का क्या करेंगे जब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करेंगे? इस पे भी काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं। दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका जो अमूमन तौर पे लोग अपनाते हैं और जो मेरे जानने वालों ने भी अपनाया वो है कि वो नेशनल पुलिस का सीता लेते हैं,
और वहाँ पे जाके अपनी अब्स्ट्रिक्ट निकलवा लेते हैं अपनी रेजिडेंसी की। वहाँ पे सारा शामिल हो जाता है कि आपको टोटल कितना अरसा यहाँ पे लीगल हुआ है और कब आप नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी, इन वहम का और इस परेशानी का सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप अब्स्ट्रिक्ट निकलवाएं और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उस अब्स्ट्रिक्ट की सही समझ नहीं आती तो आप किसी वकील के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर जो है अपनी नेशनलिटी जमा ना करवाएं। ऐसा ना हो कि 2 साल 1.5 साल बाद आपको दोबारा से इनकार हो और आपका टाइम और पैसा ज़ाया हो। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि अब्स्ट्रिक्ट निकालने के बाद आप डिसाइड करेंगे आपने जमा करवानी है या कि नहीं करवानी। आम तौर पे 6 महीने का गैप तकरीबन चल जाता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से उनकी या अपील मंजूर हुई या उन्होंने दोबारा रेगो सोशल ली, तो उन्होंने जब नेशनलिटी जमा करवाई तो उनकी अमूमन तौर पे नेशनलिटी पास होगी, उनमें कोई भी किसी तरह का मसला नहीं बना। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।